नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समी। एक मुलाकात ज़रूरी है में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपको सुनाता हूँ कुछ पुरानी और कुछ नई और कुछ जानी पहचानी कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है मोहब्बत की पहचान, जिसके लेखक हैं कृष्णचंद्र जी। आज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक शादी की पार्टी में एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं। मुलाकात के बाद उनको यह एहसास होता है कि जैसे वो एक दूसरे को सदियों से जानते हैं और उनकी ये मुलाकातें होती रहती हैं और फिर वो इस फैसले पर पहुंचते हैं कि अब वो दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। मगर एक प्रॉब्लम आती है कि लड़का ये चाहता है कि लड़की जब अपनी जॉब छोड़ेगी तभी वो उससे शादी करेगा। मगर उसके बाद फिर क्या होता है, आइए इस स्टोरी में जानते हैं। पहले दिन जब उसने वकार को देखा तो वो उसे देखती रह गई। अस्मा की पार्टी में किसी ने उससे मिलवाया था। इनसे मिलो, ये वकार है। वकार उसके लिए पूरी तरह अजनबी था, मगर उस अजनबीपन में एक अजीब सी जान पहचान थी। जैसे बरसों या शायद सदियों के बाद आज वो दोनों मिले हों और किसी एक ही भूली हुई बात को याद करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी बात, शाहिदा उससे कॉफी पार्टी में मिली और इस बार भी पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि दोनों एक दूसरे को बखूबी जानते हो। ये पहली निगाह वाली मोहब्बत नहीं थी, एक अजीब सी नजदीकी और गहरी जान पहचान का एहसास था जो दोनों के दिलों में उमड़ रहा था। जैसे बहुत पहले वो कहीं मिले हैं, बहुत लंबी लंबी बहसें की हैं, आदत, ख्यालात और ज़ाती पसंद के ताने बाने पर एक दूसरे को परखा है। उस बिजली जैसी किसी चीज को पहचानते हैं जो निगाहों ही निगाहों में एक दूसरे को देखते ही देखते दौड़ने लगती है। वो डोर जो दिल ही दिल में अंदर बंध जाती है और एक दूसरे से अलग होने के बाद अपने अपने घरों में अलग अलग, अपने अपने कमरों में अकेले आराम और सुकून और चैन से बैठे हुए भी यूं महसूस होता है जैसे वो डोर हिल रही है। एक ही समय में, वक्त और एहसास के एक ही ट्रेजेडी में वो दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं। रात की तन्हाई में अजरा को अपना बिस्तर दिखता है और वो अकेले लेटे लेटे एकदम एहसास करती है कि जैसे उसके बहुत ही करीब उसके चेहरे पर वकार झुका हुआ है। घबराकर उसने बैट स्विच दबाकर रोशनी की। कमरे में कोई न था। फिर भी वो घबरा सी गई, शर्मा सी गई। उस एक लम्हे में उसे यह एहसास हुआ जैसे उसका राज वकार को मालूम हो गया। तीसरी बार जब वकार से रऊफ की दावत पर मिली तो बिना कुछ सोचे उसकी आंखें झुक गई और उसके गाल लाल पड़ गए। वकार और अजरा को एक दूसरे के करीब आते ज्यादा देर नहीं लगी। कुछ ऐसा महसूस होता था जैसे बनाने वाले ने उन दोनों को बनाया तो एक दूसरे के लिए ही था। दोनों जिद्दी और मगरूर थे, बिल्कुल सच्चे और मेहनती, न किसी से दबने वाले, न किसी से बेवजह खुशामद करने वाले। दोनों की आदत कभी कभी उल्टी सीधी बहस करने की भी थी और शायद वो बहस सदियों पहले उनके दरमियान शुरू हुई थी, अब फिर जारी हो रही थी। दोनों साइंस के बहुत अच्छे विद्यार्थी थे और यूनिवर्सिटी के पसंदीदा स्कॉलरों में उनका शुमार होता था और आजकल साइंस में फिलॉसफी से कहीं ज्यादा बहस करने का मौका है। और फिर दोनों बेहद खूबसूरत और हसीन थे। ठप्पे में ढालकर एक दूसरे से दूर फेंक दिया था। हालात के महवर पर गर्दिश करते करते अचानक वो एक दूसरे से आन मिले थे और अब ऐसा लगता था जैसे कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ये पहचान 3-4 साल तक चलती हुई गहरी होती गई। इस अरसे में वकार ने IAS का ख्वाब देख लिया था और ट्रेनिंग हासिल कर रहा था। अजरा भी नेशनल लेबोरेटरीज में काम करने लगी थी और अपने पसंदीदा टॉपिक क्रिस्टोलॉजी पर रिसर्च कर रही थी।
जिंदगी उन दोनों के लिए बहार के पहले झोंके की तरह शुरू हो रही थी। उन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था, मगर शादी से चंद रोज पहले अजरा के मुंह से नहीं निकल गया। बरसों बाद आज भी जब वो वाकये को याद करती है तो उस नहीं पर हैरत तो नहीं होती, हाँ, इस नहीं पर जमे और अड़े रहने पर हैरत होती है। दोनों नेशनल पार्क के एक घने कुंज में घास पर दस्तरखान बिछाए बैठे हुए थे। दूर ऊपर कहीं सूरज था, बीच में चमेली के पीले पीले फूल थे, जिनके ओट में कहीं कहीं झील का नीला पानी एक बच्चे की तरह जैसे उन दोनों की तन्हाई में झांक रहा है। कोई कश्ती साहिल से गुजर जाती, कोई प्यार करने वाली लड़की अपने चाहने वाले के बाजू पर सर रखकर हंस रही है। उसकी हंसी सफेद बादल का एक टुकड़ा है। इस दुनिया में हमेशा कयामतें आती रहेंगी और हमेशा वो एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे। 10 गज जमीन के लिए, कभी एक झूठे गुरूर के लिए, और हमेशा कोई ना कोई आफत टूटती रहेगी इस दुनिया में। मगर मोहब्बत सिर्फ एक बार आती है। बादल के सफेद टुकड़े की तरह झील में एक कश्ती की तरह तैरती हुई, चाहत के बाजू पर सर रखे हुए, आसमान को तकती हुई, दिल के साहिल को छूती हुई गुजर जाती है। कोई हाथ बढ़ा के रोक ले तो रुक जाती है, वरना मौत की गूंज की तरह कहीं और चली जाती है। ऐसे ठंडे से मीठे शहर भरे लम्हे में एक बहस शुरू हुई। वकार ने उसे मशवरा दिया था कि शादी के बाद अजरा नेशनल लेबोरेटरीज में काम करना छोड़ दे। वकार अब आईएएस में आ चुका है। खुदा के करम से हर तरह की बेफिक्री उसे हासिल है। अब अजरा को इस्तीफा दाखिल कर देना चाहिए। चंद दिनों में उनकी शादी होने वाली है, मगर अजरा के मुंह से ना निकल गई। नहीं, वो अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ेगी। नहीं छोड़ने की जरूरत क्या है? उसे काम पसंद है, वो रिसर्च करना चाहती है। शादी का यह मतलब तो हरगिज नहीं कि औरत मर्द की गुलाम होकर रह जाए। घरदारी में ऐसा कौन सा वक्त लगता है? खाना बावर्ची पकाएगा, पानी नल से आएगा, झाड़ू बुहार झाड़ पोंछ का काम मनियार करेगी, बाकी रह क्या गया? सोफे पर एक उम्दा साड़ी पहनकर शौहर की राह तकना। सो ये काम कौन सा मुश्किल है? दफ्तर से आते ही चंद मिनट में साड़ी बदलकर मुंह हाथ धोकर दरवाजे पर टंगी एक रोशन मुस्कुराहट की तरह खड़ा हुआ जा सकता है। जैसे जैसे वो दोनों ये बात करते गए, बहस उलझती ही गई। अजरा को अंदाजा हो रहा था कि बहस गलत रास्ते पर जा रही है, मगर जोश के आलम में वो भी बोलती चली गई। बहस के दौरान उसे यह भी एहसास हुआ कि वो घर और उसकी जिम्मेदारी उसके एहसास की अहमियत को महज बहस की खातिर कम करती जा रही है। कुछ ये भी एहसास होने लगा कि वैसे वकार की दलील में वजन ज्यादा है। इस बात से वो और भी बिफर गई। उसके लहजे में तलखी आने लगी। फिर उसे यह महसूस हुआ जैसे ये सब कुछ गलत हो रहा है। उसे इस मसले को संभाल लेना चाहिए, मगर वो एक ना जो उसके मुंह से निकला था, फिर वो निकलता ही चला गया। और वो बहस के दौरान बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बहस करने लगी। वकार भी संजीदगी को छोड़कर गुस्से में काम करने लगा और बोला, तुम्हें ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तुम मुझे ऐसी कोई धमकी नहीं दे सकते। अजरा के लहजे में आंसू आने लगे और वो भी अपने फैसले पर सख्त होती गई। किसी कीमत पर मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी, चाहे शादी हो या ना हो। मैं अपना काम बंद नहीं करूंगी। एकदम अजरा ने अपना फैसला दे दिया और बहस एकदम बंद हो गई। दस्तरखान लपेट दिया गया। खामोशी में झील के किनारे बर्तन धोए गए। एक कश्ती मर्दों औरतों की हंसी से भरी हुई, बच्चों की किलकारियों से शोर मचाती
करीब से गुजरती जा रही थी। अजरा का जी चाहा वो हाथ बढ़ा के उस कश्ती को रोक ले, वरना ये सब बच्चे चले जाएंगे और वो अकेली रह जाएगी। मगर उसके दिल में इतना गम और गुस्सा और गुरूर भरा हुआ था कि वो कुछ ना कर सकी। टिफिन के खाली बर्तन को हाथ में लिए पानी में खंगालती रही और पानी अल्मुनियम की दीवारों से एक बेमतलब फिक्रे की तरह टकराता रहा। गाड़ी में भी उसे ख्याल आया कि वो वकार की बात मान जाए, अपनी जिद खत्म कर दे, एक कमजोर लम्हे का सहारा लेकर वकार की गोद में अपना सर रख दे। मगर वो साथ मांगने वाला लम्हा गुजर गया और वो चट्टान की तरह और मगरूर बनी अपनी सीट पर वकार से अलग बैठी रही। और इतनी देर में उसका फ्लैट आ गया। वकार अलिफ और अजरा की शादी नहीं हुई। वकार अपनी पोस्टिंग पर तन्हा ही चला गया। अजरा ने भी किसी दूसरे बड़े शहर में ट्रांसफर करवा लिया। बहुत से साल गुजर गए, दिल बुझ सा गया। वकार अब भी अजरा को याद आता था। तन्हा रातों में, जिंदगी के उजाड़ और लंबे लम्हों में वकार की जुदाई बहुत खलने लगी। मर्द तो बहुत थे और 1000 तनख्वाह पाने वाली औरत के लिए मर्दों की क्या कमी हो सकती। मगर वो दूसरे मर्द से शादी जब करे जब वकार को किसी तरह भूल जाए, और वो कमबख्त दिल से उतरता ही नहीं था। अजरा ने शादी नहीं की, मगर उसने चंद महीने का अनाथ बच्चा गोद लेकर पाल लिया। मुन्ना भी अब 4 साल का हो चुका था और अपने बाप को पूछता था, अम्मी अब्बू कहाँ हैं? वो कहती कनाडा गए हैं। कनाडा कहाँ है? वो कहती यहां से बहुत दूर। कब आएंगे? वो कहती नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? सबके अब्बू तो रात को घर आते हैं, मेरे अब्बू क्यों नहीं आते? वो लाजवाब होकर चुप हो जाती, मगर मुन्ना पूछता ही रहता। कंडूर गार्डन में जब उसे दाखिला कराने का सवाल आया तो मुन्ने के बाप का नाम पूछा गया। एकदम से अजरा ठिठक सी गई, फिर आहिस्ता से बोली, वकार हुसैन। नाम लिख लिया गया। मुन्ना के दिल पर यह नाम दर्ज हो गया। उसी रात मुन्ना ने अपनी अम्मी के गले में बाहें डालकर पूछा, अम्मी क्या मेरे अब्बू का नाम वकार हुसैन है? हाँ बेटा। अजरा की आंखों से आंसू छलकने लगे। देखने में कैसे हैं मेरे अब्बू? मुन्ना ने दूसरा सवाल किया। अजरा बात को खत्म करने के खातिर एक ट्रंक खोलकर उसमें से वकार की एक तस्वीर निकाल कर लाई और मुन्ना के हाथ में दे दी। मुन्ना देर तक उस तस्वीर को गौर से देखता रहा। फिर उसने अपने अब्बू की तस्वीर को अपने नन्हे से सीने से लगा लिया। फिर तस्वीर का मुंह चूम कर बोला, मेरे अब्बू, मेरे अब्बू। अजरा ने उसे जल्दी से गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी, मगर मुन्ना नहीं रोया। और जब अजरा के आंसू खत्म हो गए तो उसने गंभीर और संजीदा लहजे में अजरा से पूछा, अम्मी के अब्बू तुमसे खफा हैं? अजरा ने आहिस्ता से हामी भरते हुए सर हिला दिया। मुन्ना देर तक अपनी अम्मी को गौर से घूरता रहा। उसके मासूम भोले चेहरे पर माथे के बीच सोच की एक गहरी लकीर बन गई थी। मुन्ना ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए, रो नहीं अम्मी, ये कहा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तुम्हें अब्बू के पास कनाडा लेकर चलूंगा। कनाडा? वकार तो हिंदुस्तान में ही था कहीं पर। उसे यह भी नहीं मालूम था कि अजरा कहां पर है। यह भी मालूम था कि कहीं पर उसके एक बेटा भी पैदा हो चुका है। यह भी नहीं मालूम था कि उस बच्चे ने कमरे में दीवार पर उसकी तस्वीर टांग ली है और उससे वो बात करता है। वकार को यह सब कुछ मालूम नहीं था, मगर शादी उसने भी नहीं की थी। अभी जख्म भरा भी नहीं था। कुछ ये भी महसूस होता था कि
जो औरत इस दुनिया में उसके लिए थी, जो सही मायनों में उसकी साथी हो सकती थी, उसको उसने अपनी जिद में खो दिया। आज भी एहसास था कि बात उसी की सही थी, दलील जायज और वजनी, मगर वो अपनी बात मनवाने के लिए तुल गया था। उसी एक बात ने शायद अजरा को उससे अस्वीकार कर दिया था। वो अगर उसकी नौकरी खत्म करने पर इस कदर इसरार न करता, यकीनन अजरा भी इतनी जिद नहीं करती। मुमकिन था कुछ अरसे के बाद खुद ही छोड़ देती, या बच्चा होने के बाद तो जरूर ही खुद से ये नौकरी छोड़ देती। एक जरा सी बात के लिए अपनी मर्द की बेहुदा खुदी की खातिर वकार ने अपनी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। यह एहसास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अंदर ही अंदर वकार अपनी गलती पर बेकरार, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, बरस गुजर गए। क्या जवानी इसी तरह गुजर जाएगी? तब वो अय्याश व बाश आदमी नहीं था, वो घरेलू सुकून पसंद एक ही औरत वाला मर्द था। उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ अजरा, उसके बच्चों और उसके घर का तसव्वुर किया था, और जब उसे वही घर नहीं मिला तो उसने भी शादी का ख्याल खत्म कर दिया और अपने आप को अपने काम में डुबा लिया। एक बार वो नागपुर से दिल्ली के लिए फ्लाई कर रहा था। मानसून के दिन थे, मौसम बहुत खराब और तूफानी हो रहा था। उसके जहाज को रास्ता बदलकर हैदराबाद के हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा। इंजन में भी खराबी पैदा हो गई थी। मौसम बेहद खराब हो रहा था। मालूम हुआ रात यहीं काटनी पड़ेगी। सब मुसाफिरों को रात के ठहरने के लिए रिट्स होटल ले जाया गया। हैदराबाद आने का उसे मौका मिला था। चाय पीकर वो बाहर निकल खड़ा हुआ। हवा में आंधी और तेज झोंकों के आसार थे। काले बादलों की गहरी सिलवटों में डूबते हुए सूरज की सुर्खी थी। सड़क पर घास, तिनके और इमली के खुश्क पत्ते उड़ रहे थे। वकार ने अपने कोट के कॉलर ऊंचे कर लिए और सड़क पर हो लिया, जो एक ऊंची पहाड़ी चट्टान के किनारे किनारे अपना रास्ता काटते हुए नीचे को जाती थी। कुछ देर के बाद हैदराबाद को सिकंदराबाद से जुदा करने वाले निजाम ताल पर था और मीलों तक फैले हुए पानी का नजारा कर रहा था। बांध की सड़क पर घूमता घूमता तो किसी दूसरी सड़क पर घूम गया। फिजा में घूमता वो किसी दूसरी सड़क पर आ गया। फिजा में अजीब उदासी सी थी। सड़कों पर रोशनी ही चली थी, मगर तेज आंधी भरे मौसम में ये पीली रोशनी मायूसी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अब चारों तरफ छोटे छोटे बंगले थे, जिनकी ऊंची दीवारों से बोगनवेलिया की फूलदार शाखें झांक रही थीं। कहीं कहीं पर अमलतास और इमली के पेड़ शाखों से शाखें मिलाए उसके सर के ऊपर उसके खिलाफ किसी साजिश में मसरूफ नजर आते थे। एक आदमी एक मैली चादर ओढ़े एक पान वाले से बीड़ी का एक बंडल खरीद रहा था और करीब दिलशाद होटल के मैले माहौल में एक ट्रांजिस्टर से अनसुने संगीत की आवाज आ रही थी। संगीत अगर जाना पहचाना ना हो तो महज मशीन का शोर बनकर रह जाता है। बहुत से गीत जो वो आजकल सुनता है खाली बर्तनों की आवाज सा लगता है। बस गाने वाली की आवाज और सुनने वाले के कान का ताल्लुक ही बाकी था, मगर रूह का ताल्लुक गायब हो चुका था। एक बार उसने बड़े गुलाम अली खां को एक छोटी सी महफिल में अपनी आंखों के सामने गाते हुए सुना था। फिर उनके किसी रिकॉर्ड में वो मजा ना आया। एक बार उसने मोहब्बत भी की थी, फिर शादी के किसी पैगाम में वो मजा ना आया। एक बार वो सोचता सोचता चलता चलता रुक गया। किसी ने उसके घुटनों के नीचे उसकी पतलून को पकड़कर खींचा था। उसने मुड़कर देखा, एक छोटा सा कोई 4 साल की उम्र का बच्चा और उसकी पतलून को पकड़ते हुए उसकी तरफ बड़ी गहरी नजरों से देख रहा है। क्या है बेटा? उसने बड़ी नर्म आवाज में पूछा। आपका नाम क्या है? मुन्ना ने पूछा।
वो बोला, वकार हुसैन। मगर तुम क्यों पूछते हो बेटे? मुन्ना बोला, क्योंकि हमारे घर में आपकी तस्वीर लगी है। मेरी तस्वीर तुम्हारे घर में? वकार हुसैन ने हैरानी से इस 4 साल के बच्चे की तरफ देखने लगा। जहन पर बहुत जोर देने के बाद भी उसे याद ना आया कि हैदराबाद में उसका कोई रिश्तेदार रहता भी है या नहीं। मुन्ना ने आहिस्ता से हां कहते हुए सर हिला दिया। फिर दोनों हाथ फैलाकर बोला, मुझे अपनी गोद में उठा लो और मेरे साथ चलो घर पर। तुमको वो तस्वीर दिखाता हूं। वकार हुसैन ने झुककर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चे बड़े आराम से उसके सीने से लग गया और अपने छोटे हाथ की नन्ही नन्ही उंगलियों से उसे अपने घर का रास्ता बताने लगा। जब वो दोनों एक हल्के काले बंगले के बगीचे में दाखिल हुए तो मुन्ना उसकी गोद से उतर गया। अब वो दोनों बगीचे के बने एक छोटे से रास्ते पर घूम करके पोर्च में आ चुके थे। मुन्ना ने जल्दी से अपनी उंगली वकार के हाथ से छुड़ाई और तेजी से बंगले के अंदर जाते हुए जोर से चिल्लाया, अम्मी, अम्मी, अब्बू आ गए। अजरा दौड़ी दौड़ी बाहर आई, फिर ठिठक कर दरवाजे पर खड़ी हो गई। फिर वकार को पहचान कर खुशी से रोने लगी और कहने लगी, नहीं नहीं, अब वो कभी भी ना नहीं करेगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और ऐसी कहानियाँ मैं आपको इस शो में फिर से सुनाने आता रहूँगा। तब तक के लिए खुश रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।